आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीट जेईई परीक्षाओं को टालने के मुद्दे पर सोनिया गांधी ने 7 गैर एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की कही बात। सीएम अशोक गहलोत की प्रदेशवासियों को चिकित्सा क्षेत्र में 828 करोड़ की सौगात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की सीएम की तारीफ। जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेगी भाजपा। 28 अगस्त को फेसबुक लाइव के जरिए प्रदेश सरकार पर बोलेगी हमला। राजस्थान हाईकोर्ट में बसपा विधायकों की कांग्रेस में विलय से जुड़ी जनहित याचिका टली। 2 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। सोनिया गांधी ने राज्यों पर बकाया जीएसटी और नीट जेईई की परीक्षाओं को लेकर वीसी के जरिए बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस समर्थित और कांग्रेस राज्यों के सीएम की मीटिंग में परीक्षा और जीएसटी कंपेंसेशन का मुद्दा उठा। सभी सीएम ने केंद्र सरकार से परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। सोनिया गांधी ने जीएसटी का भुगतान न करने को केंद्र सरकार का छल बताया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में राजस्थान ने बेहतर काम किया। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में वीसी के अलावा कुछ भी नहीं किया। राहत पैकेज की घोषणा भी लोन के रूप में की है। हकीकत में किसी को कुछ नहीं मिला। देश में लोकतंत्र की हालत खराब है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। That are related to center-state relations. And since Parliament is expected to meet in less than 3 weeks, I think, I thought that we should have an interaction so that we can have a coordinated approach. GST compensation seems to be a big issue. Compensation being paid to states on time according to laws passed by Parliament is crucial, and I know it is not happening. Dues have accumulated and the finances of all the states are badly affected. Now, GST, as we all know, was enacted as an example of cooperative federalism. The GST regime came into existence because the states agreed to forego their constitutional powers of taxation in the larger national interest and on the solemn promise of compulsory GST compensation for a period of 5 years. अगर डेमोक्रेसी मजबूत दिखती तब तो ये सब बातें करने का उनके लाभ मिलने की उम्मीद होती है। कोई सरकार क्या उम्मीद करें, क्योंकि जब से सरकार बनी है 14 में, तब से ही जो रवैया सरकार का है वो इस प्रकार का बन गया है कि कोई लोगों में घुटन महसूस हो रही है कि कहें तो किसको कहें और कहें तो वो सुनेगा क्या। ऐसी स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। ऊपर से कोरोना आ गया। सबको मालूम है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति पहले इकोनॉमिक स्लोडाउन था। इकोनॉमिक स्लोडाउन तो यूपीए गवर्नमेंट में आया था, परंतु तत्काल कदम उठाए गए तो कम से कम इम्पैक्ट बहुत कम रहा देश के अंदर। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, आपने उस वक्त में देखा किस प्रकार के फैसले के बाद हुए थे। वो तो इतिहास में दर्ज हो गए, चाहे वो आरटीआई था, चाहे आरटीई था, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट था और चाहे नरेगा था। आज नरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट बचाए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर एक आपात बैठक बुलाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों की बैठक के विषय में जानकारी दी। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत दिल्ली के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने माना कि 17 अगस्त के बाद से दिल्ली में केस बढ़े हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में कोरोना की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। उन्होंने बढ़ रहे केस पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इसे ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण घोषित ऋण स्थगन को
लेकर केंद्र की कथित निष्क्रियता पर ध्यान दिया और उसे एक हफ्ते के अंदर अपने रुख को स्पष्ट करने के लिए कहा है। सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि अर्थव्यवस्था के साथ जो दिक्कत हुई है वो केंद्र के सख्त लॉकडाउन लागू करने की वजह से हुई है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, जबकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पर्याप्त शक्तियां उनके पास उपलब्ध थी। शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगने के बाद सरकार को समय दे दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके जन्मदिन पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इसी कड़ी में लखनपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेता विक्रमादित्य सिंह नान बाबा, अध्यक्ष कृपा शंकर गुप्ता और जनपद अध्यक्ष मोनिका सिंह सहित कार्यकर्ताओं ने सीएम भूपेश बघेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभकामनाएं दी। सोलर पंप और सोलर ऊर्जा लगाना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विभाग अंबिकापुर की ओर से लगाए सोलर पंप व सोलर ऊर्जा से ग्रामीणों को पिछले 5 सालों से 24 घंटे पानी बिजली का फायदा मिल रहा है। उनके लिए ये संजीवनी साबित हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को 828 करोड़ की 5 परियोजनाओं की सौगात दी। भरतपुर एवं भीलवाड़ा में एक नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया। वहीं बीकानेर, उदयपुर और कोटा में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री गहलोत ने इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी जुड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना में राजस्थान सरकार ने बेहतर कार्य किया है। कोरोना की शुरुआत में राजस्थान में एक भी टेस्ट करने की सुविधा नहीं थी। अब 50,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर ली है। सीएम गहलोत ने कोरोना के लिए उपयोग किए जा रहे एंटीजन टेस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। एंटीजन टेस्ट को लेकर राजस्थान के डॉक्टर्स ने अभी जो रिसर्च की है उसके परिणाम वैसे ही आए हैं जैसे चाइना के रैपिड टेस्ट किट के बारे में आए थे। मुझे खुशी है कि आज भीलवाड़ा में भरतपुर मेडिकल कॉलेज और 5 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण लोकार्पण के अवसर पर हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी की उपस्थिति में आज एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। मुझे इस बात का एहसास है कि जब ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि वाजपेयी जी के वक्त से जो घोषणा हुई थी उसके बाद लगातार सरकार चाहे यूपीए की रही हो चाहे वो एनडीए की रही हो, जो उस वक्त में एम्स के बारे में कहा गया हो, चाहे मेडिकल सर्विसेज के एक्सपेंशन के बारे में कहा गया हो, उसी रूप में मुझे याद है कि उस वक्त सरकार हमारी थी एक भी आज जोधपुर के अंदर और साथ साथ में मेडिकल कॉलेज की घोषणा मैंने की थी 2013 के अंदर 15 जगह राजस्थान के अंदर। तो मुझे बात की प्रसन्नता है कि सरकार बदल गई हो चाहे केंद्र में या राज्य में, तब भी इस काम को निरंतर जारी रखा जा रहा है और वही कारण है कि आज जो हम सपना देख रहे हैं। राजस्थान भाजपा राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरने के लिए कोई भी मौका नहीं चूकना चाहती है। भाजपा मुख्यालय में प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि विधानसभा में सरकार ने आनन फानन में 13 बिल पारित करा दिए। सरकार ने नेता प्रतिपक्ष की बात को भी दरकिनार किया। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने बजट में जो घोषणाएं की थी वो धरातल पर साकार नहीं होती है। उन्होंने कहा कि सरकार की विफलताओं को लेकर बीजेपी सड़क पर हल्ला बोलेगी। भाजपा 4 चरणों में कांग्रेस सरकार को घेरेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 28 अगस्त को हल्ला बोल की शुरुआत करेंगे। और इस हल्ला बोल कार्यक्रम के अंदर प्रदेश के सभी नेता अलग अलग समय उनका निर्धारित किया गया है। 9:30 बजे 28 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पूनिया जी के माध्यम से हल्ला बोल कार्यक्रम फेसबुक लाइव शुरू होगा और उसके बाद में चरणबद्ध तरीके से अलग अलग समय के अंदर अलग अलग पदाधिकारी अलग अलग जनप्रतिनिधि हल्ला बोल कार्यक्रम करेंगे। 29 तारीख को 7 संभागों के साथ में प्रत्येक जिला स्तर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष, सांसद और विधायक उसके अंदर उपस्थित रहेंगे और इन कार्यक्रमों की जानकारी जिला स्तर के ऊपर दी जाएगी। 31 तारीख को जिन मंडलों के अंदर विद्युत विभाग के जिन अधिकारियों के ऑफिस है, चाहे वो एक्शन ऑफिस है, आईएन ऑफिस है या जयन ऑफिस है,
उनके अंदर मंडल के कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ा है, वो ज्ञापन देने का काम करें, धरना देने का काम करें, प्रदर्शन करने का काम करें, पुतला दहन करने का काम करें। 31 तारीख को ये बिजली की मांगों को लेकर हमारा कार्यक्रम रहेगा। राजस्थान में बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले पर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई 1 सप्ताह के लिए टाल दी गई है। जस्टिस सबीना और जस्टिस CK सोनगरा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए 2 सितंबर की तारीख तय की है। एडवोकेट हेमंत नाहटा की ओर से दायर की गई जनहित याचिका में विधानसभा चुनावों के बाद 12 दिसंबर 2018 को जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन के अनुसार बनी दलों की स्थिति को पुनः बहाल करने की मांग की गई है। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने कोरोना के चलते दर्ज हुए मामलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के साथ ही अन्य सभी प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। महानिदेशक ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू एक्ट के तहत अब तक 5,55,000 से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है, जिसके जरिए कुल 8 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। लॉकडाउन और क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर 3,615 FIR दर्ज की गई हैं। दादा रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह ने खाचरियावास के कुली गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान करनीपुरा गांव की महिलाओं और युवाओं ने विधायक के सामने अपनी मांगे रखी। इस पर वीरेंद्र सिंह ने उनकी समस्या को नाटक, तमाशा और बकवास बताया। विधायक के बिगड़े बोल के बाद वहां मौजूद आम जनता आक्रोशित हो गई। उन्होंने बताया कि वे विधायक को गांव, पानी और राशन की समस्याओं से लगातार अवगत करा रहे हैं। वे उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए केवल आश्वासन दे रहे हैं। आज जब मातृशक्ति एवं युवा अपनी समस्या लेकर उनके पास गए तो वे समस्याओं को नाटक, तमाशा और बकवास बता रहे हैं, जो कि ये शब्द विधायक पद पर सुशोभित नहीं होते हैं। आज राधा अष्टमी है और पूरे देश और प्रदेश में राधा अष्टमी का ये पर्व बेहद ही सादगी के साथ मनाया गया। कोरोना के चलते श्रद्धालुओं के आगमन पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। इस दौरान मंदिर के सेवायतों ने विधि विधान और परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। श्री राधा रानी का जन्मोत्सव श्रद्धा, भक्ति और सादगी पूर्वक मनाया गया। ब्रह्म मुहूर्त में श्री राधा रानी का पंचामृत अभिषेक किया गया। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार जन्मोत्सव में श्रद्धालुओं की संख्या बिल्कुल कम रही। पूर्व में देश विदेश के लाखों श्रद्धालु श्री राधा जी के अभिषेक के साक्षी होते थे, लेकिन इस बार मंदिर के सेवायत और सुरक्षाकर्मी ही जन्मोत्सव में शामिल हुए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।